तो बिफोर वी गो है टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक छोटा सा टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन वी विल मूव अहेड टू सम न्यूमेरिकल्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो समझने के लिए यू हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से सम चार्ज पार्टिकल Q1, और वहां पे एक और चार्ज पार्टिकल है Q2 विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो यू ऑलरेडी नो कि इन दोनों में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। डिपेंड करता है, अट्रैक्शन फोर्स होगा इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट टाइप्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों सेम टाइप के हुए तो रिपल्सिव फोर्स। और हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। So what we know is any charge will experience force in presence of other charge, and this force decreases with increasing distance. तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, why some charge experiences force in presence of another charge, and that too this force goes on decreasing with increasing distance. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। ये जो सराउंडिंग रीजन है जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरी चार्ज हैज अ सराउंडिंग स्पेस और सराउंडिंग रीजन इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। तो पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला चार्ज है तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमने अब तक ये बोला था कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास में हो, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब हम ये देख रहे हैं कि व्हाई दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, क्योंकि हर एक चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पे दूसरा दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस सराउंडिंग स्पेस को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। So charges at rest produce electric field in the surrounding space, in which if there is another charge, it will experience force. कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको ग्रेविटेशन में आएगा, सेम फॉर्मूला का स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, सिर्फ वहां पे चार्ज या मास होगा। तो एवरी मास इन इट सराउंडिंग स्पेस क्या करेगा, इन इट सराउंडिंग स्पेस अगर उसमें दूसरा मास आया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। Every charge has a surrounding space in which another charge experiences force. Similarly, every mass has a surrounding space in which another mass experiences force. यहाँ पे तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, हम सब इंक्लूडिंग यू मी और एनी अदर ऑब्जेक्ट हियर, हम सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। इसके लिए अर्थ हम पे कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अगर इफ यू गो टू सम प्लैनेट, मार्स पे चले गए, तो मार्स विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यू बिकॉज यू विल बी इन द फील्ड ऑफ मार्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझ लेंगे, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बहुत सिंपल है। सो व्हाट वी नो इज, वी नो दैट एनी चार्ज experiences a force in presence of another charge, and this force decreases with increasing distance. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में दूसरा चार्ज आया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज का। सो इट्स टू सिंपल। तो व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन कैसे करोगे, दस कैसे डिफाइन करोगे, दस एवरी चार्ज हैज अ सराउंडिंग
region or surrounding space in which another charge experiences force. अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा चार्ज का फील्ड है और उसमें कौन सा चार्ज आया, तो डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्जेस है कि नेगेटिव चार्ज है उस पर. So thus every charge has a surrounding space in which another charge experiences force, and this region or this space is known as electric field. Is known as electric field. है तो क्लियर? अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, क्योंकि दो टाइप के डेफिनेशन बनते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव टेल्स यू कि क्या हो रहा है, और क्वांटिटेटिव टेल्स यू कि कितने अमाउंट में हो रहा है. तो हमने फिलहाल सिर्फ ये समझ लिया कि कोई भी दो चार्जेस में फोर्स क्यों होता है, क्योंकि एक चार्ज का फील्ड है, उसमें दूसरा चार्ज आ गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो एवरी चार्ज हैज अ स्पेस सराउंडिंग इट इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, एंड दिस सराउंडिंग स्पेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. तो जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, और जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे. तो Q1 का फील्ड है तो उसमें Q2 है, तो Q1 का फील्ड है तो Q1 कौन है? सोर्स है. फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2. वो क्या बन गया? टेस्ट. उल्टा भी ट्रू है. Q2 का फील्ड है, उसमें कौन है? Q1. तो Q1 कौन है? सोर्स. Q1 कौन है? Q1 कौन है? टेस्ट. Q2 कौन है? सोर्स. If Q1 exerts force on Q2, Q2 exerts force on Q1. मतलब Q1 के फील्ड में Q2 आ गया तो सोर्स इज Q1, टेस्ट इज Q2. Q2 के फील्ड में Q1 आ गया तो सोर्स इज Q2 एंड टेस्ट इज Q1. गुड. तो अब हमको मैथमेटिकली भी डिफाइन करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल डेफिनेशन हर जगह नहीं चलता ना. समझने के लिए ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज इज ओके कि हमारे पास एक चार्ज था, इसका सराउंडिंग रीजन है. आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो रीजन है, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, ये रीजन का डॉन है, ये चार्ज उसका एरिया है. वो उसमें कोई भी और आया तो क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स, है ना? राइट. तो सिमिलरली उल्टा भी है, इसका भी अपना एक रीजन है. उस रीजन में दूसरा कोई आ गया तो ये क्या करेगा? उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. वेरी गुड. लेकिन हमको हमको मैथमेटिकली भी फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का. जैसे फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 R². सिमिलरली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला चाहिए. तो एक काम करेंगे, दो चार्जेस ले ही लेते हैं. लेट कैपिटल Q एंड स्मॉल q बी द टू चार्जेस, separated by distance r. देन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है मैथमेटिकली, तो बेस्ट वे जो पता है वही यूज करके डिफाइन करो. तुमको क्या पता है? अगर दो चार्जेस है और डिस्टेंस r है तो उनमें क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स. तो तुमको ऑलरेडी डेफिनेशन पता था कूलम्ब फोर्स का. तो द फोर्स, द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, is given by, what is coulombic force between these two charges? 1/4πε0 capital Q small q by r². ऐसे था ना? Q1 Q2 by r². देखो, मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो हमने क्या किया, जो पता है वहीं से स्टार्ट कर लिया. क्या पता है? फोर्स का फॉर्मूला पढ़ो. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. अगर मैं सेकेंड चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम कर दूं, जिसको तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हो, अगर सेकेंड चार्ज की वैल्यू, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, जिसको तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हो, तो उसी फोर्स को तुम बोल देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर सेम थिंग्स. सिर्फ जब तुम फोर्स की बात कर रहे होते हो तो दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 नहीं होती. यू हैव टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस में से कोई भी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, +1 कूलम नहीं. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था, तो हमने इंटेंशनली क्या किया? हमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या कर दी?
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब वन, पॉजिटिव मतलब यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम। और कैपिटल क्यू और +1 कूलम, इसमें जो भी फोर्स होगा उसको क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम चेंज कर दिया। रिमेंबर अगेन, हमने सिर्फ क्या किया, हमको मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। हमको ऑलरेडी पता था फोर्स का इक्वेशन। हमने सोचा कि नया डेफिनेशन बनाने की जगह पे काम करते हैं, इसी को यूज कर लें। ये तो फोर्स है, अब इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल नहीं सकता, तो हमने क्या किया, जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू को 1 कर दिया, यूनिट पॉजिटिव +1 कूलम, इसी को बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, डायमेंशन चेंज होंगे, यस, डायमेंशन विल चेंज। आई विल कम टू दैट, यूनिट विल आल्सो चेंज, दिस विल नॉट बी इन न्यूटन। तो डायमेंशन चेंज होंगे इसके, ऐसा यूनिट भी चेंज होंगे, हम उस पर अभी आएंगे। ओके, राइट। हाँ, लेकिन याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, ये याद रखना। तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब मैं बार बार इसको टेस्ट और सोर्स क्यों बोल रहा हूँ, आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसा नहीं मिलेगा, टेस्ट सोर्स, टेस्ट सोर्स। लेकिन जब सीईटी जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो कंफ्यूजन रहता है। दो चार्जेस दिए होते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का लिख रहे हैं कि दूसरे का लिख रहे हैं। तो जो सोर्स है उसका फील्ड है, उसमें जो दूसरा आ गया वो टेस्ट है, राइट। गुड। तो हमने क्या किया, हमने दो चार्जेस ले लिए, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, दोनों में डिस्टेंस r था, तो पहले तो हमने कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया, 1/4πε0 अब अब ऐसा करेंगे, दोनों में से एक चार्ज को हम लोग कर देंगे यूनिट पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, Q, इसको बना देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो +1 कूलम। सो इफ Q इज +1 कूलम, देन देन ये फोर्स क्या आ गया, 1/4πε0, कैपिटल Q 1/r² is known as electric field, is known as electric field. So therefore, by definition of electric field equal to 1/4πε0 Q by r²। अब डिफाइन कैसे करोगे? Therefore, electric field of a charge Q is defined as, therefore electric field of a charge Q is defined as the force experienced by, फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? किसने एक्सपीरियंस किया? किसने एक्सपीरियंस किया फोर्स? यूनिट पॉजिटिव तुमने किसको किया? स्मॉल क्यू को ना, टेस्ट को। तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स कौन है? कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, by unit positive charge at that point, at a given point। अभी at a given point क्यों बोला है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। और इसको बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे आर सेम थिंग। तो अब तक हमने क्या किया, हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले वो समझना था, और हमको बाद में मैथमेटिकल फॉर्मूला भी चाहिए उसका। तो हमको व्हाट वी नो इज, अगर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और अगर इसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज आ जाए Q2, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमको एक्सप्लेन करना था कि सेकेंड चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस क्यों किया। तो हमने एक इमेजिनरी रीजन ले लिया। हमने ऐसा बोला कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जहां पर दूसरा चार्ज आए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस रीजन को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। The region surrounding any charge in which another charge experiences force is called as electric field। ये theoretical definition है, एक qualitative definition है, आपको बताता है कि हो क्या रहा है। फिर हमने बोला कि जैसे चार्ज का डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे? तो व्हाट वी डू इज,
हमको जो पता होता है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने बोला कि चलो एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू। हमको पता था कि दोनों में फोर्स कितना है, कूलम्ब लॉ ने बता दिया था 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। मुझे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, कैपिटल क्यू का। तो मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू को +1 कूलम्ब कर दूंगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, +1 कूलम्ब। फील्ड जनरेट कौन कर रहा है, कैपिटल क्यू। यही फोर्स को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कैपिटल क्यू is defined as the force experienced by unit positive charge। तो जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, +1 कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कैपिटल Q is defined as the force experienced by by unit positive charge at a given point। एट अ गिवन पॉइंट बोलना जरूरी क्यों है, क्योंकि तुम डिस्टेंस चेंज करोगे तो फील्ड चेंज होता। अब अब इमेजिन कि मेरे पास जो दो चार्जेस है, मेरे पास जो दो चार्जेस है उसमें से एक भी चार्ज की वैल्यू +1 कूलम्ब नहीं है। हमारे पास सब चार्जेस है, +1 कूलम्ब चार्ज नहीं। हो सकता है ना ऐसा, आई हैव ऑल द चार्जेस अवेलेबल, 1.11 भी है, 0.99 भी है, लेकिन +1 कूलम्ब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज व्हाट विल आंसर योर क्वेश्चन। डायमेंशनल करेक्टनेस कहां से आएगा, क्वेश्चन समझा क्या। मैं आपको वापस बताता हूँ पिक्चर क्या है। एक चार्ज है, उसमें दूसरा चार्ज आया तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस चार्ज का जो सराउंडिंग है उसमें जब भी दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इस चार्ज का वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमको फॉर्मूला चाहिए, जिसको तुम मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बोलते हो। फॉर्मूला कैसे बनाया, हमने बोला कि चलो दोनों में से एक चार्ज की वैल्यू, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उसकी वैल्यू 1 कूलम्ब कर दी। जितना भी फोर्स है 1 कूलम्ब चार्ज में और सोर्स चार्ज में, उसी फोर्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर। लेकिन इमेजिन मेरे पास टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब का नहीं है, हमारे पास बाकी सारे चार्जेस है, 1 कूलम्ब नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करना क्या, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर मेरे पास स्मॉल क्यू 1 कूलम्ब का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 नहीं है, तो दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, ये हो गया कैंसिल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिवाइड करने की जगह पे आप बोल सकते हो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज था इसको यहां से उठा के यहाँ रख दिया, बराबर। हमको अल्टीमेटली स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या करनी थी, 1। मतलब स्मॉल क्यू यहाँ पे नहीं चाहिए था, गया वहां से वो। तो ये डेफिनेशन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। तो नया डेफिनेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस भी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस होंगे फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशन। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कौन है, करंट है। याद है ना, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो हमको ऑलरेडी पता है चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल इज करंट। व्हाट इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम। व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, करंट है A1, टाइम है T1। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस, मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t-2, और चार्ज क्या होता है A1 T1। तो ये आ जाएगा m1 l1 a-1 t-3। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन। और ऐसा यूनिट चाहिए तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हाट विल बी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स इज इन न्यूटन, चार्ज इज इन कूलम, न्यूटन पर कूलम।
या फिर और एक आता है वोल्ट पर मीटर, वो 12th में सीखोगे, लेकिन अभी सिर्फ पता होने के लिए इट इज वोल्ट पर मीटर। तो देर आर टू ऐसा यूनिट्स ऑफ दिस, एक है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अब ये जो तुमको मैंने सारा थ्योरी बताया उसका रीजन था, सपोज मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इन दोनों में डिस्टेंस है R। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए फर्स्ट चार्ज का, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहले तो फोर्स निकाल लो। व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है वो सोर्स होता है, दूसरा टेस्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए तुम किसको वन कूलम करते हो? टेस्ट को। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका चाहिए? सोर्स का। टेस्ट कौन बन गया? Q2। तो इसको यहाँ पे रख दो। तो यहाँ न्यूमरेटर में कौन बचा? Q1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज। उल्टा, अगर मेरे पास दो चार्जेस थे और दोनों में फोर्स था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मुझे अगर Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो सोर्स कौन है? Q2। सोर्स कौन है? Q2। टेस्ट कौन है? Q1। इसको यहां ला दो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज, फोर्स अपॉन Q1। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सिलेबस हो जाता है, एग्जाम का समझ में नहीं आता कि किसका फील्ड और कौन टेस्ट और कौन सोर्स। जो डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है वो टेस्ट है, जो न्यूमरेटर में वहां पे आया राइट हैंड साइड पे वो सोर्स है। ये पता होगा तो जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। टू सिंपल थिंग, राइट? करेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? फोर्स फाइंड किया हमने दो चार्जेस में, दो चार्जेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है उसको छोड़ के जो दूसरा बचा उसको वन कूलम कर दिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू था, कैपिटल क्यू का फील्ड चाहिए था तो स्मॉल क्यू को वन कूलम कर दिया, और फोर्स को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू वन कूलम नहीं है तो उसी को उठा के डिवाइड कर दिया। मतलब फोर्स अपॉन क्यू इज 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? कैपिटल क्यू का कि स्मॉल क्यू का? कैपिटल क्यू का। अब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? स्मॉल क्यू का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2। चार्ज होता है a1 t1। तो m1 l1 t-2 अपॉन a1 t1। तो m1 l1 a-1 t-3। ये क्वेश्चन हमने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम पे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुमको पता नहीं था। तो उसमें से एक क्वेश्चन वो भी कवर हो गया। तो जैसे जैसे हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, जैसे ग्रेविटेशन में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा जी, जी के डायमेंशन निकालना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ 1/4πε0। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ 1/4πε0 कैसे करोगे? व्हाट इज फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 विल बी FR स्क्वायर। आर स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दो, Q1 Q2 को भी शिफ्ट कर दो। फोर्स के डायमेंशन तो पता होंगे ही, M1 L1 T-2, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है L2, और ये चार्ज इनटू चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर है। लेकिन चार्ज के डायमेंशन क्या थे? A1, अभी लिखा ना तुमने, A1 T1, और स्क्वायर है तो A2 T2। तो M1 L3 T-4 A-2, ये आगे डायमेंशंस ऑफ 1/4πε0। M1 L3 T-4 A-2। और ऐसा यूनिट भी पूछ सकते हैं कभी कभी। तो ये है न्यूटन, ये है मीटर स्क्वायर, और ये है कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो तीन क्वेश्चन हमारे और सॉल्व हो गए यहाँ पे, जो हमने तब पेंडिंग रखे थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नया है, अब तब नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सिर्फ इतना नहीं है, देयर इज आल्सो अलॉट मोर टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स का पूरा पूरा नॉलेज है तो ही आगे हम कुछ बात कर सकते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, नन ऑफ यू शुड बी राइटिंग डाउन
जो भी लिखना है, ये वीडियो तो आपको मिल ही जाता है, तब पॉज करके लिख लेना जो भी मैंने अभी बताया था। यहाँ ध्यान दो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? These two vectors are equal vectors, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दे आर अपोजिट वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। एंटी पैरेलल बोलने से बेटर मैं इनको अपोजिट बोलूंगा, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, इसको मैं एंटी पैरेलल बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? और एक चीज में नोटिस की होगी, इक्वेशन का अगर एक साइड वेक्टर है तो दूसरे साइड को भी वेक्टर होना पड़ेगा ना। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा? फोर्स अपॉन चार्ज, बराबर ऐसे लिखा था ना, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स वेक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर, करेक्ट। और मैंने आपसे अब भी पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? दे आर पैरेलल, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम। तो तुमको ऊपर के इक्वेशन से क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन वाइज सेम है। अब ये कहाँ काम में आता है? ये काम में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने में। तो वापस से आ जाओ आप दो चार्जेस वाले केस पे। सपोज ये फोर्स चार्ज है क्यू, ये टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। इसको फिलहाल 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। फोर्स एक्सपीरियंस कौन करता है? टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेस्ट। और लगा कौन रहा है? 1, राइट। दोनों पॉजिटिव है, याद है मैंने कल बताया था, दोनों पॉजिटिव है। क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 2। एक्सर्ट कौन कर रहा है? 1। तो 1 क्या करेगा? पुश करेगा, उसको धक्का देगा, करेक्ट, राइट। तो सोर्स चार्ज के पर्सपेक्टिव से, सोर्स चार्ज के रेफरेंस से फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? टुवर्ड्स हुआ कि अवे हुआ? अवे हुआ ना। वापस ध्यान दो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे अभी, इसके इमीडिएटली बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अनलेस यू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस, क्वेश्चन नहीं होगे सॉल्व, आंसर गलत आएगा आपका। पहले, सबसे पहले यू हैव टू थिंक कि सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है। क्योंकि टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है, राइट। तो टेस्ट चार्ज कौन है? 2। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 2। और लगा कौन रहा है? 1। तो 1 2 को क्या करेगा? अवे पुश करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, है ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 2, लिखा था हमने कल। Force on 2 due to 1 is from 1 to 2. Force on 1 due to 2 is from 2 to 1. Force on 2 due to 1 is from, और 1 है कौन? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज से फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स है कि अवे है? अवे है, अवे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बार अपॉन क्यू बार, क्यू सॉरी नॉट क्यू बार, एफ बार अपॉन क्यू। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वो डायरेक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि तुमने माइनस लिखा क्या यहाँ पे? नहीं। और फोर्स का डायरेक्शन क्या था? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, तो अब बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो रिपल्शन होता कि अट्रैक्शन होता? अट्रैक्शन होता। तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होता? सोर्स चार्ज से अवे होता कि सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स होता? टुवर्ड्स होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता? तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज? टुवर्ड्स। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे,
and electric field of negative charge is always directed towards. याद रहेगा, याद रहेगा. यहां से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लगेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज अवे एंड नेगेटिव इज टुवर्ड्स. पक्का? एनी डाउट्स? तो फिर अवे हो जाएगा. लेकिन वही तो, वेरी गुड क्वेश्चन, यहां ध्यान दो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा? बात सही है, दोनों नेगेटिव हो गए तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा. बात सही है, लेकिन मैंने ये चैप्टर चालू करके टाइम ही बताया था कि नॉर्मली हम लोग बाय डिफॉल्ट चार्जेस को पॉजिटिव लेके चलते हैं. क्योंकि अगर तुम शुरू से कुछ एक पर्टिकुलर रूल नहीं बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगा बहुत. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा बेसिक थियरी है ना, इट इज बेस्ड बाय टेकिंग चार्जेस एज पॉजिटिव. अब तुमने पहले दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लिया, मतलब सोर्स पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या हो गया? अवे. अब तुम टेस्ट को सेम रखते हो, सोर्स को चेंज करते हो. अब तुम सोर्स को क्या रख रहे हो? नेगेटिव. राइट? करेक्ट. क्योंकि मेरे को तो मतलब, हमारा मतलब तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना, टेस्ट से नहीं है हमारा मतलब. अगर मैंने टेस्ट चार्ज को चेंज किया तो व्हाट विल यू अचीव? नथिंग. यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, नॉट ऑफ टेस्ट चार्ज. तो पहले सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया? अवे. और अभी मैंने सोर्स चार्ज को नेगेटिव कर दिया तो क्या हो गया? टुवर्ड्स. तो वो एज अ रूल है. क्लियर? पक्का? याद रहेगा? श्योर श्योर. तो व्हाट इज इन जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर. ये क्यू सोर्स होता है कि टेस्ट होता है? सोर्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. याद रहेगा ना? तो लेट अस नाउ सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. एग्जांपल 10.4. लेट अस बिगिन विथ एग्जांपल 10.4. यहाँ पे फिगर मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ड्रॉ कर दूंगा. वो फिगर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ. थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस है, 2 माइक्रोकुलम, और ये माइक्रो मतलब 10⁻⁶. 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट A, B and C respectively as shown in figure A. There is no diagram here, I'll draw it. Determine the force on A due to other charges. तो बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स है A पे, वो हमको निकालना है. तो जस्ट अ मिनट, सिर्फ मुझे डायग्राम में डिस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस शुड बी मेंशन्ड इन डायग्राम. पॉइंट 10.4 था ना? 10.4 A B C 3 4 5 3 4 and 5 A B C. ठीक है. तो दिस इज दैट डायग्राम 3 4 and 5 A B C. चलो ठीक. ऑलराइट. So what they have given you is a right angle triangle. उसमें ये A साइड है, ये B है, यहाँ पे C है. ये 3 सेंटीमीटर बोला है, ये 4 सेंटीमीटर बोला है, और ये 5 आ जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है. पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड 5 आ जाएगा. व्हाट दे आर टेलिंग यू इज A पे चार्ज कितना था? कितना है? 2 माइक्रोकुलम. B पे कितना है? 3 माइक्रोकुलम. C पे कितना है? 4 माइक्रोकुलम. आपको क्या बोला है? फाइंड द फोर्स एट A ड्यू टू अदर चार्जेस. ड्यू टू अदर चार्जेस. 10.4. एग्जाम्पल 10.4. डिस्टेंस प्रिंट नहीं हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ, प्रिंटेड.
तो डिस्टेंस वहां पे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इफ डिस्टेंस इज नॉट प्रिंटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। गुड, चलो यहाँ ध्यान दो। तो गिवन पैरामीटर में तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है? यू हैव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। You have distance between B and C, that is 3 centimeter. You have distance between A and C as 5 centimeter. Charge at A, charge at A is how much? कितना चार्ज बोला है यहाँ पे? 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 10⁻² मीटर। ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻² मीटर। ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। चार्ज एट बी, कितना चार्ज एट बी? 3 माइक्रोकूलम। हो सकता है डायग्राम का ओरिएंटेशन वहां अलग हो, है वही डायग्राम को मैं ऐसा दिखाओ या 90 डिग्री रोटेट करके दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम तुम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको तुम 90 डिग्री से रोटेट करके दिखा दो तो भी डायग्राम वही मिलेगा, डज नॉट मैटर, इट्स द सेम। तो हो सकता है आपके बुक में डायग्राम थोड़ा रोटेटेड हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यूसी इज 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये तुम्हारे पास गिवन डेटा है और आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है आपको? व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ए। अब पहले तो ये बता दो, फोर्स ऑन चार्ज ए, ए चार्ज पे फोर्स कौन कौन एक्सर्ट करेगा? बी एंड सी। और जो मैं लिख रहा हूं ये वेक्टर नोटेशन में है, डू नॉट टेक इट एज सिंपल एडिशन। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये वेक्टर नोटेशन है, ये सिंपल एडिशन नहीं है। नहीं तो ए और बी का फोर्स निकालोगे, ए और सी का निकालोगे, ऐड कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। दिस इज वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन में तुम ऐसा लिख सकते हो। अभी डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे हमको। तो तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है ना? तो ए चार्ज को बी रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी फ्रॉम बी टू ए, इट विल बी फ्रॉम बी टू ए। तो ये आएगा डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन आएगा? ये आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का डायरेक्शन। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ए। एक्सर्ट कौन कर रहा है? बी। टेस्ट कौन है? ए। सोर्स कौन है? बी। डायरेक्शन क्या होता है? सोर्स टू टेस्ट, तो बी टू ए। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, इसके लिए डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सोर्स टू टेस्ट। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, force on A due to C will be from C to A, will be from C to A। तो ये आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू C, करेक्ट। तो आपको पूछा है व्हाट इज नेट फोर्स ऑन A, मतलब आपको पूछा है कि ये जो AB और AC है इसका रिजल्टेंट क्या है। आपको याद है दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब बेसिकली अगर आपको फोर्स ऑन ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी स्क्वायर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए ड्यू टू सी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब तुमको ये एंगल चाहिए थीटा। अब ये एंगल चाहिए मतलब तुमको ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और ये एंगल चाहिए मतलब यू कैन फाइंड आउट ईदर बाय साइन थीटा और बाय कॉस थीटा। तुमको तो चाहिए कॉस थीटा। यहाँ पे व्हाट इज कॉस थीटा बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहीं से तुमको कॉस थीटा मिल जाएगा एडजेसेंट 4 और हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 आ गया, ये मिल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से। तो इन जनरल व्हाट इज फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये सारे जनरल फॉर्मूला लिख लिए हमने।
तो व्हाट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फर्स्ट चार्ज क्यू ए, सेकेंड चार्ज क्यू बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ चार्ज एट ए था 2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट बी था 3 माइक्रोकूलम, और दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ए और बी में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻², 1 था एंड 2 था, राइट? हाँ, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेते हैं, 16 हो जाएगा फिर ये। तो ये आ जाएगा 16। यू विल गेट फ्रॉम हियर, चलो 9 इंटू, ऊपर था 2 × 3 मतलब 6, 10⁻⁹ -6 -6 -12, 10⁻⁹ में से -12 गया, 10⁻12 -3 बचा, -3 और नीचे कितना है? -4, ऊपर जाके +4, -3 + 4 = 10, बराबर, सही है। और नीचे क्या है? 4² मतलब क्या है? 60, ठीक है। 3 एंड 8, करेक्ट है ना? 27/8, और चलो वो भी है ना, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। 4 एंड 5, कर लो एडजस्ट एंड जस्ट फाइंड इट आउट व्हाट दिस वैल्यू इज। कितना आया? वैसे 3/4 0.75 होता है, 0.75 इंटू 5 3.75 होता है, इंटू 9 है अप्रोक्सीमेटली। ये कैलकुलेशन आपको प्रिसाइज करने ही पड़ेंगे, यू कांट हेल्प इट, करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 9 × 3 × 5 135, डिवाइड बाय कितना था? नीचे कितना था? 4, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 33.75, ठीक है, ओके, 33.75 न्यूटन। ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी फाइंड करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू सी बाय आर ए सी स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ चार्ज एट ए कितना था? 2 माइक्रोकूलम, और चार्ज एट सी कितना था? 4 माइक्रोकूलम, 4 था ना, 2 3 4 था, इट वाज 2 3 एंड 4, इट वाज 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, बराबर है, करेक्ट है। अपॉन डिस्टेंस कितना है ए और सी में? 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर। फिर वही 9 × 2 × 4 मतलब 9 × 8 × 10⁻³ ऊपर -3, नीचे 25 × 10⁻⁻4 हो गया। अब इसे एक काम करना, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 10⁻+4, 10⁻+4 होगा ना, 10⁻+4, 10⁻+4 मतलब 10⁻² और 10⁻², ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो वो जानबूझ के किया मैंने, क्योंकि ये 1 था और ये 4 था, मतलब डिनोमिनेटर गया है यहाँ से, 10⁻⁻1, दिस इज 70 72, 72 × 4 मतलब 72 के डबल का डबल, 288, 72 × 4 मतलब 72 का डबल, 144 का डबल मतलब 288, और 10⁻⁻1 28.8। आपको इस स्पीड से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस, चॉइस है ही नहीं तुम्हारे पास। क्वेश्चन बड़ा है और ऐसे क्वेश्चन सीईटी जेईई नीट में आते हैं, तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू विद दिस स्पीड, अदरवाइज गए, सॉल्व नहीं होंगे। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए? क्या था? √4 ऑन ए ड्यू टू बी का स्क्वायर,
फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इंटू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इंटू कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ 33.75 स्क्वायर। मैंने अभी तुमको बोला ना स्टार्ट में, if I find anyone speaking or doing any kind of activities which will disturb me, मैं भेज दूंगा घर पे। ये क्या था 28.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 इंटू कॉस ऑफ थीटा क्या था 4/। अब जो ऐसे कैलकुलेशंस है नॉर्मली स्पीकिंग, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड में कोई पूछता नहीं है। अभी पूछ लिया तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ऐसे सीईटी जेईई नीट में आते हैं क्योंकि आपको रफ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। रफ कैलकुलेशन कैसे करोगे, लुक ये 33.75 है ना, इसको तुम टेम्पररीली टेम्पररीली बोल रहा हूं मैं, इसको तुम 35 मान लो या 34 मान लो, वो भी चलता है प्रोवाइडेड तुमको 34 का स्क्वायर अच्छे से पता हो। 35 का तो करना इजी है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये 1225 हो गया। इसको 30 का स्क्वायर मान लो 900, 1225 और 900 2125 2125 2125। लुक ये 33 टूजा हो गया 66 66 इंटू 0.8 क्योंकि 0.8 है, 66 इंटू 0.8 66 इंटू 0.1 6.6 होता है। 66 में से तुमको यहाँ पे 13.2 माइनस करना है बस। 13.2 की जगह पे 13 माइनस कर लो ना। 66 में 13 गया तो कितना हो गया 53। कितने हो गए 53 53। तो ये और ये कितना हो गया 53, बचा कौन 30 30 बचा ना बीच का 28.8 बचा ना। व्हाट इज 53 इंटू 3 159। हमको 30 करना था 1590 1600 मान लो। कितना मान लोगे 1600। तो ये पूरा टर्म कितना आ गया 1600 और ये कितना था रफली रफली 2100 के आसपास था। 2100 और 1600 3700। 3700 को 3600 मान लो। व्हाट इज रूट ऑफ 3600 60। तो तुम्हारा आंसर 60 के आसपास होना चाहिए, होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि कितना आता है एग्जैक्टली। बड़बड़ करने की जगह पे ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन करते तो बेटर होता, बेटर ऑफ। तो हम देखते हैं कितना आएगा 33.75 का स्क्वायर 33.75 का स्क्वायर कितना आ गया 1139.0625 प्लस 28.8 का स्क्वायर हो गया कितना आ गया टोटल कितना हो गया 1968.5025। हमने इसको रफली रफली 2100 माना था हमने, प्लस 2 इंटू, एक मिनट हाँ गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो नंबर है ना 1968.5025 ये याद रखना, प्लस टू इंटू कितना 33.75 इंटू कितना 28.8 इंटू 4/5 है 0.8, सब मिला के कितना हो गया 3523। इसका रूट, इसका स्क्वायर रूट 59.36। हमने 60 के आसपास एस्टिमेट किया था 59 पॉइंट कितना आया 59.36, तो 59.36 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, फोर्स ऑन ए इज बेसिकली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। मतलब ये दो वेक्टर्स हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा कौन सा लॉ था जहां पे तुमने दो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट का रिजल्ट निकाला था, विच लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज द डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द डायगोनल, तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे अलोंग द डायगोनल।
तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अलोंग द डायगोनल, सो दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, फोर्स ऑन ए का फाइनल डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10.5 इज वेरी सिंपल, और ये थोड़ा सा रियल लाइफ से भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो तुमको समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन हियर, ऑल में सब आ जाते हैं, सब, ऑल ह्यूमन बींग्स। गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क plug used in an automobile engine is 1.25 mm. Spark plug, spark plug is nothing but a lighter. लाइटर देखा होगा घर में, यू प्रेस अ स्विच, उसमें से एक स्पार्क निकलता है, तो लाइटर इज ऑल्सो स्पार्क प्लग। ऐसा एक स्पार्क प्लग गाड़ी के अंदर भी होता है, और अगर आपके पास बाइक है तो वो आपको बाहर ही दिख जाएगा, और अगर आपने स्पार्क प्लग निकाल लिया तो गाड़ी चालू नहीं होगी, तो क्योंकि स्पार्क प्लग का बेसिक रोल इज टू जनरेट अ स्पार्क। क्योंकि आपको पता है, ये जो तुम पेट्रोल इंजन यूज करते हो, डीजल इंजन यूज करते हो, ये होता है इंटरनल कंबशन इंजन। वो 12th में सीखोगे आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, स्टीम इंजन, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल एंड डीजल इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को इंजन के अंदर बर्न करते हैं हम लोग, है ना। हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर लेते हैं कि पेट्रोल जलाते बाद में अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं करते ना, इट्स वेरी रिस्की, तो डोंट डू इट। तो वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब यू हैव टू बर्न द फ्यूल इनसाइड द इंजन सो एज टू जनरेट हीट, और जो हीट जनरेट होता है उससे आपका इंजन वर्क करता है। वो 12th में आप थर्मोडायनामिक्स में सीखोगे, पूरा वर्किंग सीखोगे उसका। बट वो फ्यूल को बर्न करने के लिए स्पार्क चाहिए, तो जो स्पार्क है वो स्पार्क प्लग के थ्रू होता है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है, जैसे लाइटर पे तुम बटन दबाते हो, वैसे ही तुम जब गाड़ी को किक मारते हो तो स्पार्क जनरेट होता है। या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्टार्ट गाड़ी है, तो व्हेन यू पुट अ सेल, सेल मारते हो ना, तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग। सेल दबाना मतलब बेसिकली स्पार्क जनरेट करना। तो वो जो स्पार्क प्लग होता है या जो घर का लाइटर होता है, उसमें भी तुम देखोगे बीच में, सेंटर में यू विल फाइंड अ रॉड, और फिर उसके बाद खाली स्पेस होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा ऊपर का आउटर सिलेंडर, वो भी दो इलेक्ट्रोड्स है। तो स्पार्क प्लग में भी दो इलेक्ट्रोड्स है, तो दोनों इलेक्ट्रोड में जो गैप है, इलेक्ट्रोड मतलब बेसिकली इज नथिंग बट कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो स्पार्क प्लग के जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, उसमें जो गैप है, गैप डिस्टेंस है, वो 1.25 mm का है। तो जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ डी। तो गिवन डी इज 1.25 mm, mm मतलब मिलीमीटर, तो 1.25 into 10 raised to -3 मीटर। if the potential if the potential of 20 volt is applied across the gap, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 20 वोल्ट का, is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? What will be the magnitude of electric field between the electrodes? आपको अभी अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट दो है, दो थे ना, कौन से दो थे, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो आया ध्यान में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो आप सिर्फ डायमेंशन से या फिर यूनिट से भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। न्यूटन पर कूलम मतलब फोर्स अपॉन चार्ज, वोल्ट पर मीटर मतलब वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। हो गया फॉर्मूला रेडी। तो तुमको क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, वोल्ट पर मीटर से वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड, 20, 20 बोला है, 20, यस। और व्हाट इज डिस्टेंस, 1.25 into 10 raised to -3, 1.25 वन जा, और ये कितना है पता है, व्हाट इज 1.25 into 10, 12.5, है ना। व्हाट इज 1.25 into 6, 7.5, 7.5, 1.25 into 10 is 12.5, 1.25 into 6 is 7.5, 12.5 और 7.5 20 होता है, तो ये 16 का हो गया, गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 16,000 वोल्ट्स।
पर मीटर ऑफ कोर्स। ये 10 - के ऊपर जाएगा ना, तो 16,000 वोल्ट पर मीटर हो गया।